बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी पार्ट 1, आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पिगमेंट्स के बारे में बात की कि वो पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें खुराक बनती है बच्चे, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कि अगर हम जनरलाइज्ड इक्वेशन देखें तो आप सबको पता है और 12 मरतबा हम लोगों ने की है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में, CO2, साथ इसमें बच्चे वाटर इस्तेमाल होता है और वाटर इस्तेमाल होने के बाद इसमें सनलाइट की मौजूदगी में यहाँ से आ रही होती है लाइट। इट्स अ लाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, और नीचे इसके पड़ा होता है क्लोरोफिल। सनलाइट की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अमूमन 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनसे जो प्रोडक्ट बनती है बच्चों वो ग्लूकोज होती है, C6H12O6 ग्लूकोज इज़ द प्रोडक्ट। और इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बनती है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो बच्चे अगर आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से जो ग्लूकोज बन रहा है, इस रिएक्शन को, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है बच्चे, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ये कौन सा रिएक्शन है भाई? इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने 9th में पढ़ रखे हैं। रिडॉक्स basically is the combination of two words बच्चे, oxidation and reduction। redox is the combination of two words। किस तरह से redox बनता है बच्चे? रिडक्शन से RED लिया जाता है, ये देखो RED, और ऑक्सीडेशन से OX लिया जाता है, ये देखिए। अब REDOX, it is a redox, so that is why we consider it as redox reaction। तो फोटोसिंथेसिस की ये वाला जो एक रिएक्शन है जिससे ग्लूकोज बन रहा है, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अब इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है? इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। और रिडक्शन क्या आती है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होती है। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आप लोगों ने बच्चों मैट्रिक में पढ़ रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। तो रिडक्शन में और भी डेफिनेशंस हैं रिडक्शंस की, के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिन बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो बच्चों हमारा वास्ता जो है वो यहाँ तक है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन, मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हेयर विल बी द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि साथ साथ होने वाले रिएक्शंस होते हैं। यानी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी लाजमी होगी, अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी लाजमी होगी। तो हम लोग जो मेन फोकस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पर, वो हम इस पर करेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। इन दो चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ये वाला रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिससे बन रहा है ग्लूकोज, मैं ये कहता हूँ कि इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन।
क्या नाम है जी? रिडक्शन रिएक्शन। ले भाई, आपकी बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है कि इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन सर हाउ इट विल बी जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करके हमें दिखाएं कि ये किस तरह से रिएक्शन है। बच्चों अगर आप लोग ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होती है और एक ऑक्सीजन होती है, समझ आइए ना। 6 मॉलिक्यूल हो, 10 हो, 12 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने उसमें एलिमेंट्स देखने हैं, एक कार्बन है और एक कौन सा है? ऑक्सीजन है। मैं इसको जरा आपकी आसानी के लिए इधर लिख लेता हूँ, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना रहा है, यानी अगर इसको देखो तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन इधर भी था, कार्बन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी था, ऑक्सीजन इधर भी है। इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है। तो बच्चे इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हो चुकी है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज व्हाई द एरो रिप्रेजेंट टू द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब यहां से लेकर ये वाटर वाला रिएक्शन जो है जिससे ऑक्सीजन बनती है, इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ले भाई, अब ऑक्सीडेशन क्या होती है हम लोग देखते हैं। बच्चे अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को देखूं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या क्या है? एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दूसरी चीज तीसरी कोई नहीं। अब वाटर से बनती है ऑक्सीजन। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट के जरिए से भी प्रूव करके दिखाया था कि जो ऑक्सीजन बनती है वो वाटर से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती। तो बच्चे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन निकल गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद, यहाँ पर हाइड्रोजन थी, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। क्या हो गया है? रिमूवल ऑफ H एटम। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये आपके सामने लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था, जो आपकी बुक ने बहुत माइनर साइक्लाइन में लिखा था। तो बच्चे इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी था। अब इसको समझने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम फर्दर रिएक्शंस को देख सकें। बच्चे हमारे बुक में ये हमने आज तक जो पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर ग्लूकोज बन जाता है, एक लाइन का रिएक्शन है। बेसिकली अब हम देखेंगे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से जो ग्लूकोज बनता है ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है। इसमें फेजेस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और बच्चे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से ग्लूकोज बनता है। तो बेसिकली अगर फोटोसिंथेसिस को मैं आप लोगों को ब्रॉडर सेंस में बताऊं ना, तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है पूरे का पूरा ये 2 फेजेस में मुश्तमिल है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इट्स कंप्लीट इन द 2 फेजेस। वो 2 फेजेस कौन कौन सी हैं बच्चे? एक फेज हम फेज नंबर 1 लिख लेते हैं और दूसरे को हम फेज नंबर 2 लिख लेते हैं। अब फेज नंबर 1 का नाम क्या है बच्चे? फेज नंबर 1 का जो नाम है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। मतलब फोटोसिंथेसिस का ऐसा फेज है जिसमें लाइट ज़रूरी होगी, तो लाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं होगा कि अगर लाइट नहीं तो फेज नंबर 1 यानी कि काम नहीं करेगी। अब फेज नंबर 1 और 2 है क्या, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है क्या, ये मैं आपको डिटेल से बात करूंगा। तो बच्चों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट को डायरेक्टली चाहिए होता है, इसलिए इनको लाइट रिएक्शंस भी बोला जाता है। इसलिए इनको लाइट रिएक्शंस भी बोला जाता है। फेज नंबर 2 में आ जाते हैं जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। कौन से? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। मतलब इनको लाइट नहीं चाहिए होती डायरेक्टली, इसलिए इनको
डार्क रिएक्शंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है। और इस रिएक्शन को डिस्कवर करने वाला जो पर्सन है उसका नाम है मेल्विन केल्विन। क्या है जी? मेल्विन केल्विन। और इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। क्या? एक साइक्लिक प्रोसेस है। हम देखेंगे ईच एंड एवरी स्टेप वी विल बी सीन इन द वेरी डिटेल, इसलिए इसको बच्चों केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस हैं, एक लाइट डिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में डायरेक्टली लाइट चाहिए होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें लाइट नहीं चाहिए होती और इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। अब इसका अगर मैं एक आपको नॉर्मल सा बताऊं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में बच्चों होता क्या है, वो आप 2 मिनट में सुन लो, उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल में जाने वाले हैं। लें भी बच्चों, पहले हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की समरी देखेंगे, यानी फेज नंबर 1 जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसकी सिर्फ और सिर्फ समरी देखेंगे कि ये किस तरह से डिपेंड करता है लाइट पर। बच्चे सबसे पहले द सोर्स ऑफ द लाइट इज द सन। ये सन है भाई, सूरज है, इससे निकलती हैं रेडिएशंस। और ये लाइट जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ये आके टकराती है। किस पर टकराएगी भाई? ये कौन सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है? शाबाश, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ग्रेनम। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। तो ये बच्चे यहां पर आकर टकराएगी। कहां पर? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आके टकराएगी। क्यों? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पिगमेंट्स। जैसे मैं अगर एक आपको समझाने के लिए इसको बाहर निकाल लूं, एक थैलाकॉइड है, इसको मैं बाहर निकाल लूं, इसकी मेम्ब्रेन्स में बच्चों फोटोसिस्टम्स लगे होते हैं। ये फोटोसिस्टम क्या होता है ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पिगमेंट्स। इस फोटो सिस्टम में ये मैंने शो किया है बच्चे, फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम में सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ऑल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम। तो लाइट आगे इधर लगेगी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, यानी कि सारे के सारे पिगमेंट्स पर। तो पिगमेंट का काम क्या होता है भाई? पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम सन एंड रीच टू द thylakoid of the chloroplast, thylakoid membrane having the photosystems and photosystem having the pigments, and this light is absorbed by the pigments. डन हो गया। अब बच्चे ये ग्रेनम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर ग्रेनम है, और जिसमें ये पड़े होते हैं ना, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। जो ये फ्लूइड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ स्ट्रोमा। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो स्ट्रोमा इज द फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे ही लाइट आएगी, सेल के पास पड़े होते हैं NAD, एक सेकेंड, NADP+ और ADP पड़ा होता है सेल के पास। ADP के साथ हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन कर लेते हैं। बच्चे ये सेल के पास रिक्वायर्ड ये ADP तो आपको पता है कि हाइड्रोलाइज्ड ATP होती है, जब टूट जाती है इसने कन्वर्ट होना होता है ATP में, और NADP+ शो कर रहा है, इसने हाइड्रोजन को लेकर आगे काम करना होता है। तो बच्चे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिचुएशन होती है जब लाइट आती है। तो लाइट जब आएगी, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो पिगमेंट्स एक बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े रिएक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हम समरी कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है। अभी लाइट रिएक्शंस की बात चल रही है। लाइट रिएक्शंस में लाइट आई, एब्जॉर्ब की पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब करने के बाद इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। इन केस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस द केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस तरह बच्चे? ये NADP और ये ADP ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और बन के निकलेंगे NADPH बन के निकलेंगे, और ये बना देगी ATP। क्या बना देगी? ATP। NADPH
और एटीपी बन के जब ये निकलेंगे दोनों थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के साथ, यहां पर बच्चे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। जैसे ही हम डिटेल से पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस की एक फेज है और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आगे बच्चों 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है और एक केमियोस्मोसिस होती है जो कि अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो तीनों की तीनों फेजेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू केमिकल्स या फिर इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर आकर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस खत्म, दूसरी फेज स्टार्ट होगी। दूसरी फेज क्या होगी कि क्लोरोप्लास्ट में इंटर हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में इंटर होगा और साथ में इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए NADPH पड़ा होगा, NADPH पड़ा होगा और ATP पड़ी होगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए। और इस तीनों चीजों के मिलने से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको आप लोग बोलते हो केल्विन साइकिल। क्या बोलते हो? केल्विन साइकिल। और ये क्यों बोलते हो ये भी बताया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इट्स अ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो मुख्तसर ये NADPH और ATP जब आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये तीनों मिलकर एक चीज बनाएंगे जो हमें चाहिए होगी, इट्स अ ग्लूकोज। आपकी बुक में बच्चों स्टार्च लिखा हुआ है, आप स्टार्च को भी लिख सकते हो, स्टार्च भी ग्लूकोज का मजमुआ होता है। तो ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगी, साथ इसकी बाई प्रोडक्ट्स बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, साथ इसके वाटर बन जाएगा। तो ये है भाई समरी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की यहाँ तक। और यहाँ से आ गई ये जो साइकिल है इट्स अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की समरी। ये आपकी बुक ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम बच्चों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। लें भी बच्चों, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, ये पूरे का पूरा रिएक्शन सीरीज है। एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, ये भी पूरी की पूरी सीरीज। और एक केमियोस्मोसिस, ये भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें ATP बनती है। तो फोटोसिंथेसिस की 2 मेन फेजेस में से एक फेज इतनी कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बन रही है। लेकिन बच्चों इन 3 फेजेस को समझने से पहले आप लोग जब तक फोटो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते आप लोग इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की समरी को नहीं जान सकते। तो फोटो सिस्टम क्या होता है बच्चे? फोटो सिस्टम के लिए हमें फिर आना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें और उसमें से ग्रैनम को उठाएं, ये देखें ग्रैनम है, ग्रैनम में से एक थैलाकॉइड को हम उठाएं और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करके देखें तो उस जूम हुई मेम्ब्रेन में हमें एक सिस्टम नजर आता है, इट्स अ फोटो सिस्टम। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। ये सारे का सारा क्या है? बेसिकली एक फोटो सिस्टम है, यहां से लेकर यहां तक नीचे तक। तो ये फोटो सिस्टम नाम से जाहिर है, फोटो मीन फोटोन और फोटोन होते हैं बच्चों लाइट के पार्टिकल्स। तो सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, लाइट को गैदर करे, इट्स अ फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम की अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले, आपने कहना द सिस्टम विच एब्जॉर्ब लाइट बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स that absorb light with the help of pigments। अब याद ये रखना है आप लोगों ने कि ये फोटो सिस्टम जो है ये सारे के सारे पिगमेंट्स का मजमुआ होता है। इसमें काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटो सिस्टम को बच्चों हम लोग आसानी से समझने के लिए फर्दर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा इसका रिएक्शन सेंटर होगा। क्या होगा भी? रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आप लोगों ने घरों में भी पहले वक्तों में लगे होते थे एंटीने।
एंटीने का काम होता था बच्चों चीज़ों को इकट्ठा करना, यानी कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स को खींचना दूर दूर से। और रिएक्शन सेंटर का काम ये है कि जब सिग्नल्स आ जाएं तो फिर उससे कोई चीज़ बनवाना, रिएक्शन करवाना। एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर collectively constitute the photosystem, and this photosystem is present in the membrane of the thylakoid, and this photosystem having the combination of the pigments that absorb light for the photosynthesis. Okay, तो बच्चों it's a sun, ये सूरज है। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे बच्चों अगर अपनी खुराक बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो सनलाइट से ही खुराक लाइट लेते हैं। बच्चों इट्स अ फोटोसिस्टम जो आपको दिखाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा हिस्सा इट्स अ एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स, एसी मैंने लिख दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिवाय इस बॉक्स के सारे का सारा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। और ये जो बॉक्स है जिसमें ग्रीन डॉट नजर आ रहा है और आपको PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नजर आ रहा है, इट्स आ बेसिकली रिएक्शन सेंटर। इसको RA लिख रहा हूं मैं, इट्स आ रिएक्शन सेंटर। ये इकट्ठा अगर हो तो फोटो सिस्टम है। अब ये काम किस तरह करेगा बच्चों? सन से आई लाइट, ये सन से लाइट आई है, लाइट आकर ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी। अब एक और चीज है, ये ग्रीन जो है ये शो कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को। आपको पता है पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रीन शो कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को और रेड शो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल बी को, और ब्लैक शो कर रही है किसको? कैरोटिनॉइड्स को, ज़ैंथोफिल्स को, जिसको मर्जी लगा लो। तो ये 3 तरह के पिगमेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों लाइट आती है, लाइट आकर एंटीना कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में ये किसी ना किसी किधर पहुंच जाती है? किसी ना किसी पिगमेंट पे पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरोफिल ए पे ही आ गई। तो इसके अलावा लाइट दूसरी डायरेक्शन से भी आएगी, ठीक है, लाइट दूसरी डायरेक्शन से भी आ रही होगी, तो वो किधर गई भाई? वो कैरोटिनॉइड्स के पास पहुंच गई। रेड ने भी लाइट को एब्जॉर्ब किया, इस रेड ने भी लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसने भी एब्जॉर्ब किया, इसने भी एब्जॉर्ब किया। मुख्तसर ये कि सारी की सारी डायरेक्शन में एंटीना कॉम्प्लेक्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो फिर लाइट को एब्जॉर्ब किया मतलब सारी डायरेक्शन से लाइट को इकट्ठा किया, इसलिए इसको एंटीना बोला जाता है। तो ये सारी की सारी लाइट इकट्ठी करने के बाद बच्चे किसको देगी? सारी की सारी लाइट जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, हर एक में है, तो इट विल बी गिवन टू द रिएक्शन सेंटर। ये सारी की सारी लाइट जो है ये रिएक्शन सेंटर को दे दी जाएगी। और रिएक्शन सेंटर में किसको दी जाएगी? ग्रीन इंडिकेट्स टू द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। तो आपकी बुक में जो समरी लिखी हुई है उसको मैं पढ़ता हूं। एंटीना कॉम्प्लेक्स basically is the part of the photosystem which gathers the light from all the directions, and after that, after gathering of the light, it will be give to the reaction center, and it will be give to the chlorophyll A of the reaction center। ये क्लोरोफिल A को लाइट प्रोवाइड कर देता है। ओके, अब क्लोरोफिल A जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, यहां पर बहुत ज्यादा जब लाइट आती है तो इट विल बी एक्साइटेड, ये एक्साइट होता है और ये इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करता है। ये हम लोग डिटेल से बच्चों देखेंगे कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करता है और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बच्चों सबसे पहले चले जाते हैं किसके पास? PEA का मतलब है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको बोला जाता है। और देखिए अगर आप लोग, मैं आपको जूम करके दिखा पाऊं तो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर का था उससे इलेक्ट्रॉन निकल के सबसे पहले तो PEA के पास जाएंगे, तो इसलिए इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचते हैं तो पीईए क्लोजली एसोसिएटेड होता है। आपको पता है मेम्ब्रेन्स में जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उधर प्रोटीन्स भी होंगी, तो ये रिएक्शन सेंटर मेम्ब्रेन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन की प्रोटीन से क्लोजली रिलेटेड होता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकालना शुरू कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करना शुरू कर देता है, बाहर निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना शुरू कर देता है तो बच्चे आगे फिर क्या होता है, आगे ये रिएक्शंस, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे दिए जाते हैं जो बाहर प्रेजेंट होती है। डन हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है ये भी डिटेल से पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना देती है एटीपी। किस प्रोसेस में, केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एटीपी बन जाती है। और बच्चे जहां पर एटीपी बन जाती है वहां पर हमारा काम स्टॉप हो जाएगा लाइट रिएक्शंस का। फिर लाइट रिएक्शंस में एटीपी से, और हमने पढ़ा था एनएडीपी से, एनएडीपीएच से, ये दो चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो फिर हमारी फेज स्टार्ट हो जाएगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की। तो लिहाजा हम लोगों ने फोटो सिस्टम्स को बच्चों बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है। और ये फोटो सिस्टम्स दो होते हैं, उन दोनों में से दो फोटो सिस्टम की टाइप्स हैं, एक फोटो सिस्टम 1 है और एक फोटो सिस्टम 2 है। तो फोटो सिस्टम 1 को PS1 भी बोला जाता है, फोटो सिस्टम 1 भी बोला जाता है, या इसको फोटो सिस्टम 700 भी बोला जाता है, PS700 भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है हम देख लेते हैं। फोटो सिस्टम 1 ये तो क्लियर हो गई बात। अब PS700 क्या है सर, ये हमें समझ नहीं आई। बच्चे हम लोगों ने जब विजिबल लाइट पढ़ी थी ये 7 कलर्स थे, उसमें से सिर्फ मैंने एक कलर ड्रॉ किया रेड। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 620 नैनोमीटर से 750 के दरमियान होती है। तो क्लोरोफिल ए ऐसा पिगमेंट है या फिर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं फोटो सिस्टम में जहां पर रेड लाइट को 620 पर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 650 पर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 680 पर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 700 पर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 750 पर, यानी 620 से 750 के दरमियान अगर कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट तो वो बेसिकली रेड लाइट ही होगी, जिस तरह क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो देखा गया कि फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है मेनली इन्होंने किस चीज को फोकस किया है, क्योंकि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को 700 नैनोमीटर पर अब्जॉर्ब कर लेता है। कहां पर, 700 नैनोमीटर पर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस फोटो सिस्टम का नाम 700 रखा गया है। और 1 इसकी डिस्कवरी की बेस पर रखा गया है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से पहले ये डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसको 1 कहा जाता है। कोई इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। तो फोटो सिस्टम 2 को PS2 भी कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 को बच्चों 680 भी कहा जाता है, PS2 भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा इसको फोटो सिस्टम 680 भी कहा जाता है, ये P80 भी कहा जाता है, P680। तो इसको 680 क्यों बोलेंगे, आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, शाबाश। ये रेड लाइट को 700 नहीं बल्कि 700 से थोड़ा सा पीछे 680 पर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए इसको फोटो सिस्टम 2 680 कहा जाता है। तो बच्चों ये डिटेल थी फोटो सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की जो 3 फेजेस थी, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, साइक्लिक फास्फोराइलेशन एंड केमी ऑस्मोसिस, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह हमारा ये जो टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट वाला ये मुकम्मल होगा, उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।